दोस्तों, पिछले 2 वीडियोस में आपने जाना कैसे पश्चिमी देशों ने भारत, पाकिस्तान और इजराइल पैलेस्टीन को आपस में उलझाया था। आज हम जानेंगे इतिहास। सिर्फ युद्धों या राजाओं की कहानी नहीं है, ये उस रास्ते की कहानी है जिस पर चलता है व्यापार, ताकत और सभ्यता का प्रवाह। जहाँ जहाँ व्यापारिक मार्ग रहे हैं, वहाँ वहाँ महाशक्तियाँ लड़ती रही हैं, सीमाएं बदलती रही हैं और राष्ट्र उलझते रहे हैं, लेकिन हर बार कहानी एक जैसी होती है। पहले एक अहम मार्ग बनता है, फिर कोई ताकत उसे सुरक्षा या कंट्रोल के नाम पर घेर लेती है और धीरे धीरे स्थानीय देश आपस में टकरा जाते हैं और नतीजा सदियों की स्थिरता। आइए इसे नक्शे पर देखते हैं कि किन जगहों पर पश्चिमी देशों ने बाकी देशों को आपस में उलझाया है। आइए देखते हैं सबसे पहले अफ्रीका को। 1884 का बर्लिन कॉन्फ्रेंस के बाद यूरोपीय शक्तियों ने नक्शे पर जैसे स्केल से नाप कर रेखाएं खींच दी। बिना कबीले, बिना भाषाएं, बिना नदियां, बिना किसी चीज का परवाह किए, और आज तक यही सीमाएं झगड़े का कारण है। आपको मैं समझाता हूँ कि आप कभी अगर अफ्रीका का जो है आप नक्शा देखेंगे तो वहाँ पे स्केल की तरह जैसे देशों को बांटा गया, सीधा सीधा एकदम ऐसे केक की तरह काटा गया है। अब इसमें नदियाँ कहाँ हैं, कबीले कहाँ हैं, इनका कोई माप नहीं है। तो आपस में एक दूसरे देश और एक दूसरे कबीले एक दूसरे से उलझते हैं। नदियों का बंटवारा ठीक से नहीं किया गया है, उसके लिए भी देश एक दूसरे से उलझते हैं। और ये सब किया गया सिर्फ किस लिए, ताकि जहाँ ये केप टाउन से इन लोगों का जो माल है वो सीधे बिना किसी रोक टोक के स्वेज नहर तक चला जाए। तो अफ्रीका के बाद अब हम लोग आते हैं स्वेज नहर पर, जो मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बता दिया है कि कैसे स्वेज नहर के वजह से इजराइल और मिस्र और जैसे इराक है और जॉर्डन जैसे देश आपस में कैसे उलझे हैं। फ़लस्तीन का मसला जो है, ये सब किसका देन है? ये सब पूरा स्वेज नहर के ऊपर जो कंट्रोलिंग किया गया है ब्रिटेन और अमेरिका के द्वारा, उसके कारण है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मोज और बाब अल मंदाब स्ट्रेट पर, जो दोनों यहाँ पर स्थित हैं। ये है हार्मोज का स्ट्रेट और ये है बाब अल मंदाब का स्ट्रेट। ठीक, तो ये दोनों जो हैं ये तेल का मार्ग है। किसका मार्ग है? तेल का मार्ग। यहाँ से जो अरब का सारा जो तेल है अरब कंट्रीज का, वो यहीं से बाहर निकलता है और सभी देशों में समुद्री रास्तों से फैलता है। और यहाँ से तो आप जानते हैं स्वेज नहर से ये जुड़ा हुआ है, प्लस इधर का भी जो तेल है इस साइड का, ये भी यहाँ से जाता है। तो जब भी इन दोनों मिडिल ईस्ट में जो भी टेंशन होता है, उसका कारण यही दोनों जो स्ट्रेट है, ये दोनों स्ट्रेट है इसका कारण। और जब भी कभी टेंशन होता है तो ये लोग एक दूसरे को आपस में धमकी देते हैं कि हम ये बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे। और इन सब के भी पीछे के कारण जो है अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ही हैं, क्योंकि यहाँ पे इराक को काउंटर करने के लिए अमेरिका जो है वो ओमान जैसे देशों को सपोर्ट करता है। उनके यहाँ आर्मी बेसिस बनाए हैं और बाकी जगहों पे भी सेम ही कंडीशन, मतलब जो आधी अरबी देश है वो सब अमेरिका के मुट्ठी में है। तो अब इसके आगे आते हैं हम लोग भारत और पाकिस्तान पर। हम लोगों ने यहाँ से अफ्रीका से शुरू किया, यहाँ पे स्वेज कैनाल के पास आए, फिर ईरान के पास आए, हार्मोज के पास और बाब अल मंदाब के पास आए हम लोग। फिर उसके बाद अब हम लोग आते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया की तरफ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोगों ने पहले वीडियो में ही देख लिया था कि कैसे ब्रिटेन ने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया, सब इस सिल्क रूट के कारण और इन सब बंदरगाहों को अलग थलग करने के कारण किया था। तो उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि ये जो भारतीय महाद्वीप है वो आपस में ही उलझा रहे और इनका जो रास्ता है ब्रिटिश लोगों का वो हमेशा क्लियर रहे। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आगे बढ़कर हम लोग चलते हैं ग्रेट गेम अफ़गानिस्तान की तरफ। ठीक, तो ये हम लोग यहाँ अफ़गानिस्तान पे आते हैं, जो भारत से रसिया तक का सीधा रास्ता हो सकता था, लेकिन यहाँ पे भी इन लोगों ने उलझा कर रखा अफ़गानिस्तान को। ये 1979 में यूएसएसआर के आक्रमण से
तक, मतलब जो ग्रेट गेम चालू हुआ था वहाँ से यूएसएसआर के आक्रमण तक और फिर अमेरिका की मौजूदगी तक अफगानिस्तान हर युग में बफर जोन और पाइपलाइन रूट बनकर रह गया सिर्फ। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कोरिया और वियतनाम में। आप लोग को दिखाते हैं कोरिया और वियतनाम कहाँ है। ये है उत्तर कोरिया और ये दक्षिण कोरिया। इन दोनों देशों का जो बंटवारा हुआ है वो सिर्फ आइडियोलॉजी के आधार पर हुआ है। एक जो है इसमें से वो पूंजीपति वाला जो आइडियोलॉजी है और दूसरा जो है वो मार्क्सवादी है, ठीक। तो जो चाइना, जिसको चाइना सपोर्ट करता है, और एक को अमेरिका सपोर्ट करता है, और यही हाल वियतनाम में भी है। तो इन दोनों का टेंशन का कारण ये है कि जो ये ट्रेड रूट है वो 40% ट्रेड को कंट्रोल करता है। तो अगर यहाँ पे अमेरिका अपने काउंटर कंट्रीज ना बैठाएं तो हाल क्या होगा, यहाँ पे पूरा जो ये गेट है उस पर चाइना का कब्जा हो जाएगा। तो जिसके खिलाफ में अमेरिका ने यहाँ पे कई काउंटर कंट्रीज को खड़ा किया है। तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं जो इस सदी का, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इस पे मैं ज़्यादा बोलूँगा। जो इस सदी का सबसे बड़ा टेंशन होने वाला है और टेंशन है भी, वो है ताइवान। क्या है? ताइवान। लेकिन ताइवान से पहले भी मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, चूँकि ये ताइवान का टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट में पनामा के बारे में भी बता दूं। तो इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि सिर्फ अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने सिर्फ इधर ही साइड में हंगामा नहीं खड़ा किया है, उन्होंने यहाँ पे भी टेंशन किया। जो पनामा का जो कैनाल है वहाँ पे भी उन्होंने टेंशन क्रिएट किया है, ताकि इधर का जो ये रूट है ये भी इनके कब्जे में रहे। और अब हम लोग आते हैं वापस ताइवान की तरफ। तो ताइवान जो है वो आपको मैं दिखा दूँ पहले नक्शे में कहाँ है। यहाँ पर है, ठीक। और ये क्या है? पूर्वी चीन सागर, और ये है दक्षिण चीन सागर। आप देख रहे हैं कैसे ताइवान जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर में है, जहाँ से इधर कोरिया, जापान, चाइना और इधर इंडिया, अरब, यूरोप, इन सब के बीच में ये एक सेंटर पॉइंट के तौर पर है, जहाँ से ट्रेड होता रहता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि जो चाइना है इस पर पूरा नियंत्रण चीन करना चाहता है, ठीक। कौन करना चाहता है? चीन करना चाहता है। और इसको बचाना कौन चाहता है? चीन से। चीन का दावा है कि ये मेरा देश है, और जबकि अमेरिका का कहना है कि ताइवान एक गणतंत्र राज्य है, जो चीन के जो मार्क्सवादी देश है उससे बिल्कुल अलग है। उसकी आइडियोलॉजी जो है वो उससे बिल्कुल अलग है, इसलिए उसको एक अलग रहना चाहिए। लेकिन अगर ताइवान चीन का पार्ट एकदम पूरी तरीके से हो जाता है, तो ये जो पूरा एरिया है वो चाइना के कब्जे में हो जाएगा, जहाँ से वो मनचाहे तरीके से पूरे विश्व के व्यापार पर कंट्रोल कर सकता है। तो और एक बात बता दूं दोस्तों, जिसके लिए मैं कह रहा था कि ये 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा वार होने वाला है, उसका जो मेन कारण है वो ताइवान है। क्यों? क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा कि सिर्फ तेल के लिए कैसे अरब देशों में भयंकर तबाही मचाई थी अमेरिका ने, लाखों लोग मारे गए थे सिर्फ तेल के लिए। तो अब तेल का जो है वो बाजार खत्म होने वाला है। आप लोग जानते हैं जो नई दुनिया है वो इलेक्ट्रॉनिक पर टिकी है। सब गाड़ी घोड़े सब बिजली वगैरह सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से ही चल रहे हैं। तो उनका जो एक सेमीकंडक्टर होता है, चिप जो होता है सिलिकॉन, वो सिलिकॉन हट जो है वो ताइवान है। दुनिया का 55% जो एडवांस चिप होता है वो कहाँ से बनता है? TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अकेले ये दुनिया की 55% एडवांस चिप बनाती है, जिससे एप्पल, एनवीडिया, इंटेल और यहाँ तक कि चीन की हाईवी भी इस पे निर्भर है। तो आप समझ सकते हैं कि ताइवान द्वीप जो है वो कैसे आज के ज़माने का ये सोना है, इलेक्ट्रॉनिक सोना। जैसे ये लिक्विड सोना था यहाँ पे अरब देशों में, वैसे यहाँ पे ये जो ताइवान है वो कहाँ गया ताइवान? हाँ, ये जो ताइवान है वो, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बोल सकते हैं आज के ज़माने में। तो इसका मतलब है कि जिसके पास ताइवान है उसके पास 21वीं सदी का तेल है। दोस्तों, अब हम सब वेस्टर्न कंट्रीज के साम दाम दंड और भेद की नीति को समझ गए हैं, फिर भी आइए इनके पैतरों को फिर से समझते हैं।
पहला पैतरा, डिवाइड एंड रूल, सीमाएं नक्शे पर खींचो, जमीन पर खुद झगड़ा पैदा होंगे। दूसरा, प्रॉक्सी स्टेट, कुछ देशों को हथियार, ऋण या सुरक्षा दो और उन्हें अपने पक्ष में रखो। जैसे आप जानते हैं कि जो अमेरिका है वो इजराइल को पैसा फंडिंग देता है ताकि वो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल कर सके, पाकिस्तान को फंडिंग देता है ताकि वो इंडिया को कंट्रोल कर सके। इसके अलावा अब ये चाइना और अमेरिका जैसे देश श्रीलंका, बांग्लादेश और अन्य छोटे छोटे देशों को भी फंडिंग दे रहे हैं ताकि जो कोई मतलब सब अपने मकसद से, इस समय चीन और रसिया भी कर रहे हैं कि अपने मकसद से ये लोग छोटे छोटे देशों को फंडिंग दे रहे हैं। तीसरा, कावर्ट ऑपरेशन कुप्स आयल डील सीक्रेट फंडिंग, ताकि कंट्रोल रहे लेकिन नाम ना आए, लेकिन इसका सीधा असर आम मासूम लोगों पर होता है। जैसे इराक में, ईरान में हम लोग जानते हैं कितने लाखों लोग मर गए हैं। भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था लाखों लोग बेघर और मारे गए थे। तो अब इन सब से बचने का रास्ता क्या है? स्थानीय संस्थाएं, किसी देश की स्थानीय संस्थाएं इतनी मजबूत हो कि क्षेत्रीय व्यापार संघ को कंट्रोल कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण वो लोग खुद कर सकें, ना कि दूसरे समृद्ध देशों के ऊपर निर्भर हो। जब देश खुद अपने देश का मालिक बनेगा तो कोई और उन्हें मोहरा नहीं बना पाएगा। इतिहास हमें एक बात सिखाता है, जहां रास्ता होगा वहां संघर्ष भी होगा, पर जब लोग जागते हैं, जानकारी पाते हैं और सवाल उठाते हैं तो वही रास्ते आज़ादी की तरफ मुड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन परतों को और गहराई से समझना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े रहिए, क्योंकि सच्चाई हमेशा ज़्यादा जटिल होता है। जहां रास्ते हैं वहीं इतिहास लिखा जाता है। जय हिंद।